नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मेरे साथ हैं नवभारत टाइम्स दिल्ली के मेट्रो एडिटर गुलशन खत्री जी। गुलशन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में चुनाव नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी अब सरकार बनाने की तैयारी में, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी आखिर जीती कैसे? देखिए, बीजेपी इस बार जीती। आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो ज्यादातर नेता ये कहेंगे कि मोदी जी का चेहरा है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मोदी जी का चेहरा 2014 से है। 2015 में क्यों हार गई थी बीजेपी? 2020 में क्यों हार गई थी? 2025 में क्यों जीती? बीजेपी को एक फायदा मिला जो आम आदमी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी। दूसरा, कांग्रेस ने जो सेंध लगाई आम आदमी पार्टी के वोटों में। तीसरा, जो बीजेपी ने खुद किया, बीजेपी ने इस पर बहुत संभल के कदम रखा। एक तो उन्होंने योजनाएं अपनी लाए उसी तर्ज पर जो आम आदमी पार्टी जिस पे थी। उन्होंने साफ तौर पर, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने मंच से ये कहा कि जो आम आदमी पार्टी ने सुविधाएं दी हैं उनको हम जारी रखेंगे, ताकि लोगों को ये मैसेज ना जाए कि बीजेपी आ जाएगी तो उनकी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने यही अभियान चलाया था, उस अभियान को उन्होंने काटा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप ध्यान से समझेंगे वो ये है कि बीजेपी ने 2015 में 2020 में ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। आपको याद होगा, बहुत जबरदस्त ध्रुवीकरण के लिए बहुत बयान भी आए थे, बहुत आलोचनाएं हुई थी। लेकिन इस बार कहीं भी ध्रुवीकरण की कोई कोशिश नहीं की गई। कहीं किसी छोटे नेता ने भी उस तरह का बयान नहीं दिया है। वो एक बड़ा बदलाव था और उसका बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा भी मिला है। जो वर्ग ध्रुवीकरण को पसंद नहीं करता, वो उनकी इस जो बदलाव आया उससे वो सहमत दिखा। उनको लगा कि सुविधाएं जारी रहेंगी जो आम आदमी पार्टी की है, सरकार दे रही है। दूसरा, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ सुविधाएं दी हैं, मुफ्त की योजनाएं दी हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार के साथ वाली बीजेपी पार्टी आ जाएगी तो बाकी चीजें भी मिलेंगी, सड़कें भी बनेंगी, फ्लाईओवर्स भी बनेंगे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो उनको दोनों तरफ की चीजें यहाँ बीजेपी में मिलती दिख रही थी, तो वो इसलिए बीजेपी के पास गए। और बीजेपी ने इस बार जो है ध्रुवीकरण की कोशिश की, गलती नहीं की, वो उसका उनको फायदा मिला। 27 साल बाद बीजेपी लौटी है जी। पहली बार जब खुराना जी बने, फिर शाह सिंह बना, फिर सुषमा स्वराज, यानी उन्होंने लगातार 3 मुख्यमंत्री बदल दिए थे। हालांकि अब इनका जब से मोदी और शाह की जोड़ी है तब से इस तरह का ट्रेंड स्टेट में बहुत कम दिखा। दिल्ली में पहले तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री किसको बनाने की संभावना है और क्या वो 5 साल तक रह पाएगा? देखिए, बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है पिछले 12-1 साल में जो बदली है वो यही बदली है कि यहाँ आमतौर पे कोई लीकेज नहीं होती सूचनाओं की। इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है जो प्रक्रिया है उनकी। लेकिन हम ये मानते हैं कि दिल्ली में अगर परंपराओं का पालन किया गया तो किसी एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो पुराना हो, अनुभवी हो, जिसको सरकार चलाने का अनुभव हो, प्रशासन का अनुभव हो, और जो दिल्ली का रहने वाला हो, दिल्ली की चीजों को समझता हो। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं दिल्ली में। जैसे सबसे पुराने विजेंद्र गुप्ता दिल्ली में हैं। अगर किसी महिला को बनाएंगे तो शिखा राय दिल्ली की हैं, वो हैं। अगर किसी सिख को बनाएंगे तो अरविंदर सिंह लवली इनके पास हैं। अगर किसी दलित को बनाना चाहेंगे तो उसमें राजकुमार चौहान इनके पास हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। अगर बनाएंगे तो परवेश वर्मा इनके पास हैं। परवेश वर्मा के अलावा कैलाश गहलोत भी जाट समुदाय से हैं। तो ये पार्टी को तय करना है। लेकिन मुझे लगता है जिन लोगों के नाम हम ले रहे हैं ये मुख्यमंत्री न बने, शायद मंत्री बनाए, इनमें से किसी को स्पीकर भी बनाए। करावल नगर से मोहन सिंह बिष्ट है, सबसे पुराने विधायक हैं। हाँ, बहुत पुराने पार्षद हैं, अनुभव है, उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार के टाइम में काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह की दिक्कत होगी। इनके पास पर्याप्त संख्या में नेता हैं ऐसे जो बन सकते हैं। वैसे तो सीएम को लेकर आमतौर पर ये है कि 2 लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, कि कौन बनेगा। लेकिन हम लोग एक जर्नलिज्म में तो आकलन करते हैं। लेकिन मैं समुदाय की बात करूंगा, क्योंकि जब अरुण जेटली थे तब एक बात आई थी कि इस पूरे शिफ्ट कर दिया जाए नेतृत्व को पूर्वांचल की तरफ। इन्होंने किया भी, मनोज तिवारी को लिया है, सतीश उपाध्याय पूर्वांचल, लेकिन वो फेल हो गया इनका 2 बार 2-3 चुनाव में। लेकिन फिर ये पंजाब पे आ गए क्योंकि सचदेवा बने हैं। तो क्या इस बार भी ये ऐसा जोखिम उठाएंगे नेतृत्व
क्योंकि दिल्ली में कभी बीजेपी को बनिया और पंजाबी इन्हीं की पार्टी माना जाता था, लेकिन अब जब डेमोग्राफिक चेंज हुई तो ये बदला। लेकिन क्या जोखिम उठाना सकती है कि किसी पूर्वांचल वाले को बना दिया जाए या कुछ ऐसा होगा, या परंपरागत वोट पे जाएगी? ये जरूरी नहीं है, पार्टी हो सकता है परंपरा से अलग हटके, जो क्योंकि डेमोग्राफी दिल्ली की चेंज हो गई है। पूर्वांचल का वोटर लगभग हर सीट पे है और काफी सीटों पे तो बहुत बड़ी तादाद में है, तो पूर्वांचल से भी ला सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है जो भी बनेगा विधायकों में से बनेगा, शायद सांसद को यहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए 2 चुनाव का रिस्क लेना पड़ेगा। तो 2 चुनाव का रिस्क मुझे नहीं लगता कि पार्टी नेतृत्व लेगा। लेकिन ये है कि किसी को भी बना सकते हैं। पूर्वांचल से भी बहुत सारे नेता हैं, कपिल मिश्रा उनमें से है, उनको बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये पार्टी को खुद तय करना होगा कि वो किनको मुख्यमंत्री बनाती है और किनको मंत्री बनाती है। चलिए, अब ये है कि प्रधानमंत्री जब स्वदेश लौटेंगे विदेश से तो तब शायद 16-17 के आसपास होंगे शपथ। लेकिन जब सरकार बनेगी तो इनकी, जिन्होंने तो वायदे बहुत कर दिए, यमुना को लेकर क्या पैसा देने की बहुत, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी इनकी प्रायोरिटी लगेगी कि पहले फेज में क्या करेंगे? पहला डिसीजन जैसे कैट को भी कायम है, पहली उसमें रह देंगे विधानसभा सत्र में, और कितना इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी जो योजनाएं में घोषणा की? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले आयुष्मान योजना को लेके ये ऐलान करेंगे। दूसरा ऐलान उनका यमुना पे हो सकता है। तीसरा ऐलान सीएजी की रिपोर्ट पे होगा, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पे ऐलान तभी होगा जब वो विधानसभा में पेश की जाएगी। तो वो सत्र में होगा, जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। तो शपथ लेने के करना ही पड़ेगा उनको शुरू में। मुझे लगता है कि पहला जो सत्र होगा वो शपथ ग्रहण के लिए होगा, स्पीकर के चुनाव के लिए होगा। उसके बाद शायद कुछ अंतराल होगा, क्योंकि प्रश्नकाल के लिए 14 दिन का अंतराल चाहिए होता है। तो पहले 2 दिन का सेशन शायद ये करेंगे जिसमें विधायकों को शपथ होगी, मुख्यमंत्री सब शपथ लेंगे। उसके बाद स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा, और फिर एक अंतराल पे जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा उसमें कैग की रिपोर्ट भी आएगी, उसमें बजट भी पेश करना होगा। तो उसके बाद वो सब चीजें, सब योजनाएं आएंगी, तब तक इनको बहुत सारा होमवर्क भी करना पड़ेगा। और मुझे लगता है महिलाओं पर जो आप बता रहे हैं, तो मैंने कुछ अधिकारियों से बात की थी, तो उनका आकलन था 8-8.5 हजार करोड़ रुपए इस पे खर्च, महिलाओं की योजनाओं पर खर्च होगा उसमें। लेकिन सरकार कैसे करेगी, ये मुझे लगता है जो सरकार में आने वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा। वो जब बनेंगे तो वो देखेंगे सरकार दिल्ली की क्या वित्तीय हालत है, कहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है, कहाँ और कम किया जा सकता है, खर्चे कम किए जा सकते हैं, और उस पैसे को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सरकार मुझे लगता है तय करेगी। अच्छा, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि किन महिलाओं को देना है। महिलाएं तो बहुत है, आधी आबादी। देखिए, जो विज्ञापन में दिया गया था कि गरीब महिलाओं को, उसके लिए जब कैबिनेट में आएगा ये मामला, तो मुझे लगता है उसमें सब चीजें स्पष्ट होंगी कि किन किन महिलाओं को देना चाहिए, कितनी आय के लिए वाली महिलाओं को देना चाहिए, उसमें एज लिमिट होगी या नहीं होगी। इसमें एक पूरा क्राइटेरिया बनता है, वो सिस्टम बनाता है, हमारी ब्यूरोक्रेसी बनाती है, निर्देश मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो देते हैं। उनके आधार पर मुझे लगता है कि ये कैबिनेट में आने के बाद पता चल पाएगा। अच्छा, आपको याद है कि जब हम लोग जनसत्ता में थे तो आप डीडीए देखते थे, मैं नगर निगम, तो डीडीए की आपने एक स्टोरी की थी कि मैं यमुना से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जब अपने मुख्यालय में गए तो जय यमुना मैया का, यानी यमुना उनके प्रायोरिटी में है। तो 2 सवाल, क्या ये यमुना को वास्तव में नहाने लायक कर सकेंगे, एक, और यदि कर सकेंगे तो फिर उसके इलाके जो साइड पे जो उनके रिवर बेल्ट है उसको डेवलपमेंट की आपने जो स्टोरी की थी, वो क्या स्टोरी थी कि कैसे उसको डेवलप करना, ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, यमुना को साफ किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि यमुना साफ नहीं हो सकती। टेम्स नदी हमारे सामने दुनिया में उदाहरण है, उसको किस तरह से साफ किया गया। सिर्फ इसमें जरूरत है कि निगरानी को बढ़ाने की। योजनाएं भी बनी है, एसटीपी अगर पर्याप्त संख्या में लग जाए तो जितना भी नाले हैं, 27 नाले यमुना में गिरते हैं, उनका सारा पानी ट्रीट होके आए तो आधी समस्या खत्म हो सकती है। कुछ सरकार को इससे इतर भी काम करना पड़ेगा। रंगाई वाली फैक्ट्रियां हैं जिनमें जहरीला पानी आता है, आर्सेनिक वाला पानी आता है, उसको रोकना पड़ेगा यमुना में आने से। उसके अलावा यमुना के दोनों तरफ, जैसा बीजेपी ने वायदा भी किया है और गुजरात में भी हुआ है, रिवर फ्रंट को डेवलप किया गया। 10,000 हेक्टेयर जमीन है दोनों तरफ में। अभी कुछ जगह पे उपराज्यपाल ने डीडीए के थ्रू ये किया भी, असीता भी बनाया है, बांसेरा भी बनाया है। तो इसी तर्ज पर धीरे धीरे बनाया जा सकता है, और अगर सरकार चाहेगी
और कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आई, कोई नेचुरल वो नहीं आई, तो मुझे लगता है कि सरकार अगर चाहेगी तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं। तो बीजेपी के पास एक बड़ा मौका है 27 साल बाद, तो क्या आप लगता है कि ये इतना अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मोदी का रिपोर्ट कार्ड तो अभी तक अच्छा है, जो कहते हैं वो कर लेते हैं, तो क्या दिल्ली वालों को लगता है कि अब उनकी सड़कें अच्छी हो जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, या यमुना, ये सब चीज़ें लगता है? या क्या इसके बाद यदि ऐसा न हो तो क्या फिर केजरीवाल लौट पाएंगे? क्या आपको लगता है? नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें बहुत जल्दी उम्मीदें नहीं माननी चाहिए। अच्छा। लेकिन एक फर्क आप ये समझिए कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वही पार्टी के टॉप लीडर थे, उनके ऊपर निगरानी का कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये होगा, जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर निगरानी का सिस्टम होगा, केंद्र सरकार होगी, तो मुझे लगता है उनसे बेहतर अगर कहीं गलती हो रही होगी तो वहां से रोका भी जाएगा, टोका भी जाएगा, तो ये संभव है। और अगर सरकार ने अच्छा काम किया तो वो हो भी सकता है। जहां तक वापसी की बात है, बीजेपी के पास मुझे लगता है बीजेपी ने अगर समझा होगा तो बीजेपी को दिल्ली की चाबी मिल गई है। वो चाहेगी, अगर उस चाबी को बनाए रखना है, कि वो चाहेगी कि कांग्रेस भी रहे और आम आदमी पार्टी भी रहे दिल्ली में। जब तक दोनों पार्टी रहेंगी तो बीजेपी जीत पाएगी। अगर दोनों पार्टी कमजोर होती हैं या एक पार्टी कमजोर होती है, दूसरी ताकतवर होती है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। अतीत हमारा ये बताता है कि दिल्ली में जब भी कांग्रेस और बीजेपी का आमना सामना हुआ है, टक्कर दोनों के बीच हुई है, कांग्रेस ही जीतती रही है, बीजेपी नहीं जीतती। त्रिकोणीय संघर्ष में जीतती है। हाँ, त्रिकोणीय संघर्ष में ही बीजेपी जीतती है, जैसा 1993 में हुआ। उसके बाद जनता जनता दल नहीं रहा तो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। तो वही स्थिति है, वो बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। अब मुख्य तौर पर चुनौतियां क्या है बीजेपी के सामने, सरकार जो आएगी उसके बाद? बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो उसने बहुत लगभग 250 वादे किए हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी विपक्ष में है और वो ऐसा नहीं कि इनको वॉकओवर देगी, तो इनको जो है हर कदम पर अच्छा देगी, विपक्ष रहेगा। वो अच्छे विपक्ष की तरह मुझे लगता है रहेंगे। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यही होगी कि उसे सरकार बनते ही पहले दिन से काम करना होगा और उसको एक नियमित तौर पर अपना रिपोर्ट कार्ड भी पब्लिक में लाना होगा कि 30 दिन में क्या किया, 60 दिन में क्या किया, 6 महीने में क्या किया, ताकि विपक्ष अगर सवाल उठाए तो उसका पब्लिक की में इमेज के लिहाज से वो अपना जवाब दे पाए। एक और बात आती है कि कार्यकर्ताओं के मामले में कांग्रेस बहुत बेहतरीन नेता रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना या उनके काम करना। आम आदमी पार्टी का बहुत मुझे ये पता नहीं, वैसे क्योंकि वो ब्यूरो की रिपोर्ट में रहे, लेकिन सुना है कि वो अपने जो निखास कार्यकर्ता हैं उनका भी ध्यान रखते थे। बीजेपी के साथ क्या लगता है आपको, कार्यकर्ताओं का क्या करते हैं? मुझे लगता है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, जो मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है। अच्छा। उसमें वो हो सकता है पहले कुछ चीजें नहीं हो, लेकिन अब पार्टी को पता है कि संगठन को अगर चलाना है तो कार्यकर्ता को साथ रखना पड़ेगा। तो वो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत होनी चाहिए उसमें, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेके ही साथ चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे गुलशन खत्री जी। तो जल्दी आऊंगा नई एक स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।